हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी काफी अच्छी चल रही होगी। उसी पढ़ाई को और सुदृढ़ बनाने के लिए मैं आपके सामने आ चुका हूं और जो अपना वन्य जीव वाला टॉपिक चल रहा था मेरे भाइयों, उसके अंतर्गत आज कुछ लास्ट पॉइंटों पर अपन चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आज रहेंगे जैव विविधता, जला शुभंकर, राज्य पशु और राज्य पक्षी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और खासकर इसके अंतर्गत भाई साहब जो जला शुभंकर है ना, उनको तो अपन उंगलियों पे ऐसे याद करेंगे, आप बेफिक्र रहें। तो सबसे पहली बात तो मेरे भाइयों, ये बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद लेकर अपन इस क्लास को डेली स्टार्ट करते ही हैं और मैं बाबा खाटू श्याम से मनोकामना करता हूं कि मेरे सारे विद्यार्थियों के ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे और जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं, वो उद्देश्य उनको 2026 में जरूर प्राप्त हो। और मेरे भाइयों, आपके जितने भी छोटे भाई बहन जिन जो प्री वीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, वीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी आप अवगत करा दीजिए कि भाई साहब जो ये क्लासेज अपनी चल रही हैं, अगर इनको सरसरी नजर से एक बार अगर इनको पूरा कंप्लीट कर भी लेंगे, क्योंकि उनके पेपर से पहले पहले ये पूरा ज्योग्राफी हो जाएगा, तो भाई साहब उनको भी अवगत कराइए आप लोग के भाई साहब ये जो क्लासें हैं इनमें से इजी गोइंग आपका बीएसटीसी का पेपर भाई साहब ज्योग्राफी के आने वाले क्वेश्चन इजी गोइंग हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, आपके सहयोग की थोड़ी सी जरूरत है कि आप जब भी इस क्लास से जुड़ने के लिए आया करें तो क्लास को इससे पहले शेयर जरूर किया करें, जिससे अन्य बच्चों को भी लाभ मिल सके। और आपके लिए इससे क्या फायदा होगा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं इसकी ताकत का अंदाजा आप जब भीड़ में जाओगे तभी पता चलता है भाई साहब, उससे पहले पता नहीं चलता। तो राजस्थान का वन्य जीवन जो टॉपिक चल रहा था अपना, उसके अंतर्गत देखो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था, मैं एक बार ये बता देता हूं आपको जी गुरु जी। तो अपन ने जो कंप्लीट यहां तक कर लिया था मेरे भाइयों, उसके अंतर्गत एक तो अपन ने वन्य जीवन देख लिया था, बिल्कुल वन्य जीव संरक्षण देख लिया था, स्वस्थाने बहिर्स्थाने राष्ट्रीय उद्यान आपके रणथंबोर, केवलादेव और मुकंदरा हिल्स, राज्य अभ्यारण्य 26-27 देख लिए थे। बायोलॉजिकल जो पार्क थे, जैविक जो पार्क थे आपका, जैसे नाहरगढ़ था, सज्जनगढ़ था, माचिया सफारी था, अबेड़ा था, वो भी देख लिए थे। आखेट निषेध क्षेत्र 33 देख लिए थे, जंतुआलय 5 देख लिए थे, संपूर्ण कंजर्वेशन रिजर्व अपन ने देख लिए थे जो 40 बने हैं मेरे भाइयों, जिसके अंतर्गत मैंने सारे की सारे आपको बताए थे कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। 5 आपने बाघ परियोजना देख ली थी और मेरे भाइयों कल अपन ने थोड़ा सा समय बचा था तो उसके अंतर्गत राजस्थान में जो 5 रामसर साइट है वो भी देख ली थी और मृग उद्यान भी देख लिए थे 7। अब मेरे भाइयों आपके कौन कौन से पॉइंट बचे आज चर्चा करेंगे। एक तो जैव विविधता पर जी गुरु जी, वन्य जीव शुभंकर पर, और मेरे भाइयों राज्य पक्षी घोड़ावड़ पर, और राज्य पशु के रूप में जो 2 अपने पशु हैं चिंकारा और ऊंट, इन पे चर्चा होगी मेरे भाइयों। चलिए तो अब चलते हैं अगले पॉइंट पर और सबसे पहले आपको मिलेगा जैव विविधता। मीनिंग क्या होता है बेटा जैव विविधता का? तो जीव जंतुओं में पाई जाने वाली भिन्नता व जो पारिस्थितिकी जटिलता होती है उसे क्या कहा जाता है? जैव विविधता। जीव जंतुओं में भिन्नता का मतलब है किसी स्थान विशेष पर कई प्रजाति के आपके जीव जंतु मिलने चाहिए और इसी प्रकार कई प्रजाति का वेजिटेशन मिलना चाहिए, उसे कहा जाता है क्या? जैव विविधता। तो जीव जंतुओं में पाई जाने वाली भिन्नता व पारिस्थितिकी जो जटिलता होती है बेटा, उसे क्या कहा जाता है? जैव विविधता कहा जाता है। अब मेरे भाइयों जैव विविधता की दृष्टि से यह भी आप ध्यान रखेंगे कि राजस्थान को जैव विविधता की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है बेटा? तो ध्यान रखना बेटा 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बेटा? 4 भागों में बांटा गया है राजस्थान को जैव विविधता की दृष्टि से। अब कौन कौन से भाग हैं मेरे भाइयों? तो उसमें एक ध्यान रखेंगे, एक को बोलते हैं बेटा मरु पारिस्थितिकी तंत्र। मरु पारिस्थितिकी तंत्र, ओके सर, मरु पारिस्थितिकी तंत्र। एक को बोला गया है बेटा अरावली पारिस्थितिकी तंत्र। एक को क्या कहेंगे बेटा आप? अरावली पारिस्थितिकी तंत्र, ओके सर, अरावली पारिस्थितिकी तंत्र। एक को कहेंगे पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान पारिस्थितिकी तंत्र, पूर्वी मैदान पारिस्थितिकी तंत्र। और एक जो रहेगा मेरे भाइयों, इसे हाड़ौती या दक्षिणी पूर्वी पठार बोल सकते हैं आप, हाड़ौती पारिस्थितिकी तंत्र बोलेंगे, ओके सर। तो इसका मतलब राजस्थान को मेरे भाइयों जैव विविधता की दृष्टि से कभी पूछा जाए कि कितने भागों में बांटा जाता है, तो ध्यान रखना 4 भागों में, मरु पारिस्थितिकी तंत्र, अरावली पारिस्थितिकी तंत्र, पूर्वी मैदान पारिस्थितिकी तंत्र और हाड़ौती पारिस्थितिकी तंत्र। अब इनको समझा कैसे जाएगा बेटा? इनके अंतर्गत आपसे एक तो ये पूछा जाएगा कि वेजिटेशन कौन सा है, वनस्पति किस टाइप की पाई जाती है, और मेरे भाइयों इस पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति कहां देखने को मिलती है राजस्थान के अंतर्गत। तो ये आप कैसे याद रखेंगे वो मेरे ऊपर छोड़िए, पहले मैं आपको एक रफली कार्य देता हूं, उसके अंतर्गत समझाता हूं, फिर एक एक को अच्छे तरीके से देखेंगे। जैसे अपने पास ये 4 पारिस्थितिकी तंत्र हैं, बिल्कुल है सर।
अपने पास कितने पारिस्थितिकी तंत्र हैं? 4। ओके सर। उसके अंतर्गत मेरे भाइयों सबसे पहला पारिस्थितिकी तंत्र तो आपका यही है। जी गुरुजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। तो सबसे पहला पारिस्थितिकी तंत्र तो यही मिलेगा आपको। ओके सर। इधर वाला मरु पारिस्थितिकी तंत्र, फिर ये आ जाएगा आपके पास अरावली पारिस्थितिकी तंत्र। ओके सर। फिर ये आप हाड़ौती पारिस्थितिकी तंत्र। ओके सर। और ये पूर्वी मैदान पारिस्थितिकी तंत्र। तो मेरे पास ये कितने तंत्र रहेंगे मेरे भाइयों? 4 रहेंगे। ओके सर। जिसमें ये सबसे पहला रहेगा जिससे आप कह रहे हैं क्या? मरु पारिस्थितिकी तंत्र बिल्कुल बोला जा रहा है सर। सेकंड वाला जो है इसे आप बोलेंगे अरावली पारिस्थितिकी तंत्र। ओके सर। अरावली पारिस्थितिकी तंत्र। और ये वाला है इसे आप बोलेंगे पूर्वी मैदान पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र। ओके सर। और लास्ट वाले को बेटा आप बोलेंगे क्या? हाड़ौती पारिस्थितिकी तंत्र। हाड़ौती पारिस्थितिकी तंत्र। अब देखो अपन ने क्या लिखा था? जैव विविधता का मीनिंग जीव जंतुओं में पाई जाने वाली भिन्नता, और पारिस्थितिकी जो जटिलता होती है उसे कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र या जैव विविधता। अब मेरे भाइयों सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इस क्षेत्र विशेष की लोकेशन किधर है, पहली बात। दूसरा आपको बेटा यह पता होना चाहिए कि इसके अंतर्गत वेजिटेशन कौन सा पाया जाता है, और तीसरी बात यहां पे कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। तो जीवों की टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि अगला जो पॉइंट अपना रहेगा वो जिला शुभंकर रहने वाला है। तो पूरे के पूरे 33 जिला शुभंकर में याद करा दूंगा, तो वो तो जीव तो उससे निर्धारित हो जाएंगे, लोकेशन मैप के आधार से निर्धारित कर लेंगे। और वनस्पति कौन सी रहेगी? अगर आपने वनों का जो वर्गीकरण मैंने कराया था, भौगोलिक वर्गीकरण, जिसमें 5 टाइप के वन रखे थे, अगर वो आपको याद होंगे तो इजी गोइंग आपको भाई साहब ये मतलब कहते हैं ना बिल्कुल इजी लगने लगेगा ये टॉपिक। जो आपको ऐसा लगता है ये शब्द का ये कठिन है, नहीं नहीं, अब आप ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे बस। जी गुरुजी बताइए। तो सबसे पहले मैं लेता हूं मरु पारिस्थितिकी तंत्र। सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि ये राजस्थान के संदर्भ में किधर आता है, इसकी स्थिति किधर आती है। तो आपको पता चलेगा उत्तर, बिल्कुल, या तो उत्तर वाले भाग में, या आप कहेंगे उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, बिल्कुल। तो मरु पारिस्थितिकी तंत्र राजस्थान के उत्तर या उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिलता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो ये तो इसकी क्या हो जाएगी बेटा? स्थिति हो जाएगी। फिर आपसे ये पूछा जाए कि यहां वेजिटेशन कौन सा मिलेगा, तो आप कहेंगे इसके अंतर्गत जो वेजिटेशन मिलता है उसको आप कहेंगे जीरोफाइट्स वनस्पति। कौन सी वनस्पति? जीरोफाइट्स वनस्पति। मेरे भाइयों यहां पे जो वेजिटेशन मिलेगा उसे आप कहेंगे जीरोफाइट्स वनस्पति, या आप कह सकते हैं मरुस्थलीय कटीले वन। क्या कह सकते हैं? मरुस्थलीय कटीले वन यहां देखने को मिलते हैं मेरे भाइयों। कौन से वाले में? मरु पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत, ठीक है। फिर आपको मैं लेके आऊं अरावली पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसकी स्थिति राजस्थान में कहां पे है? तो आप यहां पे देखेंगे दक्षिण पश्चिम की तरफ ये फैली हुई है, बिल्कुल राइट सर, और उत्तर पूरब। तो भाई साहब अरावली पारिस्थितिकी तंत्र की जो स्थिति रहेगी वो आपको बतानी है बेटा कि ये आपके दक्षिण पश्चिम से, और मेरे भाइयों किधर? उत्तर पूरब की ओर रहेगी। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर रहेगी, ठीक है सर। अब यहां पे आपसे बेटा ये पूछा जाए कि इसमें आपका वेजिटेशन कौन सा रहेगा, वनस्पति कौन सी रहेगी, तो एक बात ध्यान देंगे भाई साहब, इस वाली बेल्ट के अंतर्गत जो वेजिटेशन आता है उसमें आपको मैंने इस जगह पे कराया था, आपको याद हो तो सिरोही वाला एरिया, माउंट आबू वाला एरिया, जिसको आपने कहा था उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, बिल्कुल कहा था सर। फिर आप मरुस्थल से थोड़ा आगे आए थे तो यहां अरावली का कुछ क्षेत्र मैंने लिखाया था उष्ण कटिबंधीय धौकवन, बिल्कुल कहा था सर। और कुछ एरिया अरावली का इधर ऐसा आता है जहां इस प्रकार का वेजिटेशन मिलता है जो मानसून के आने से पहले अपनी पत्ती गिरा देता है, जिसे कहेंगे उष्ण शुष्क मानसूनी या पर्णपाती वन। तो यहां जो वेजिटेशन देखने को मिलेगा उसमें एक तो आप कहेंगे बेटा उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार, बिल्कुल सर, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार, बिल्कुल राइट सर। तो एक तो मिलेगा बेटा उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इसके अलावा मेरे भाइयों दूसरा मिलेगा उष्ण कटिबंधीय, ओके सर, उष्ण कटिबंधीय धौकवन, ओके सर। और एक मिलेगा मेरे भाइयों इसके अंतर्गत ध्यान रखना उष्ण कटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन। और बेटा एक बात ये, जितना जैव विविधता की दृष्टि से ये संपन्न है अरावली, उतना राजस्थान का मेरे भाइयों कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र संपन्न नहीं है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, अच्छा पॉइंट है भाई साहब कि जैव विविधता की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न, ये ध्यान रखना बेटा, जैव विविधता की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न। तो जैव विविधता की दृष्टि से
अगर कोई सर्वाधिक संपन्न है तो बताइए वो कौन है मेरे भाइयों, तो आप कहेंगे अरावली। तो जैव विविधता की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न आपका पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो अरावली पारिस्थितिकी तंत्र। फिर चलते हैं पूर्वी मैदान पारिस्थितिकी तंत्र पर। भाई साहब स्थिति कहां रहेगी, तो स्थिति बताइए आप किधर देखोगे, तो आप कहेंगे सर अरावली के कौन सी वाली साइड में है, पूर्वी भाग में। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो इस पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति रहेगी बेटा अरावली के पूर्वी भाग में, अरावली के पूर्वी भाग के अंतर्गत देखने को मिलेगी। ठीक है सर। इसके अलावा इसमें वनस्पति कौन सी देखने को मिलेगी, तो बताइए यहां मानसून आने से पहले ये वृक्ष आपके सारे पत्ती गिरा देते हैं, इसलिए इसे कहेंगे आप उष्ण शुष्क। उष्ण शुष्क इसमें जो वेजिटेशन मिलेगा उसे मानसूनी कह सकते हैं, या बेटा आप पर्णपाती कह सकते हैं जी गुरु जी, या आप उसे पतझड़ वन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पतझड़ वन कह सकते हैं। और इसके अंतर्गत अगर कोई आपको विविधता देखने को मिलेगी तो बेटा आपने यहां पे सुना होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इसी वाले एरिया में आता है जहां पे पक्षी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, अगर कल को यह पूछे कि पक्षियों में विविधता, मेरे भाइयों पक्षियों में सर्वाधिक विविधता, तो भाई साहब पक्षियों की दृष्टि से सर्वाधिक अगर विविधता कहीं देखने को मिलती है तो बेटा वो किसमें रहेगी, पूर्वी मैदान पारिस्थितिकी तंत्र में। और जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न कौन है, तो अरावली रहेगा। लेकिन अगर कंडीशन में लगा आया कि पक्षियों में सर्वाधिक जैव विविधता कहां देखने को मिलती है, तो पूर्वी मैदान पारिस्थितिकी तंत्र में। फिर चलते हैं हाड़ौती पारिस्थितिकी तंत्र पे। जब इसकी स्थिति को आप अवलोकन करेंगे तो बताइए राजस्थान के कौन से हिस्से में आता है, दक्षिण पूर्व में। तो ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में रहेगा, बिल्कुल रहेगा सर। और यहां पे जब आपको ये पता चलेगा कि वनस्पति का टाइप क्या रहने वाला है इधर, तो आप कहेंगे सर अपन लिख के आए हैं पीछे उष्ण कटिबंधीय है। उष्ण कटिबंधीय है कौन से वन मेरे भाइयों, तो आप बताएंगे उष्ण कटिबंधीय है, सागवान वन सर यहाँ पे रहने वाले हैं। और यहां पे जो बेटा विविधता देखी जाएगी वो किसमें देखी जाएगी, तो इस जगह से आपकी चंबल नदी प्रवाहित होती है, बिल्कुल होती है सर। तो ध्यान रखना भाई साहब, जलीय जीवों में सर्वाधिक जो जैव विविधता देखने को मिलती है वो आपके हाड़ौती। तो जलीय जीवों में भाई साहब यहां पे आपकी मिलेगी जलीय जीवों में विविधता, बिल्कुल। अब बेटा देखो कितने अच्छे क्वेश्चन आए आपके पास। आपसे इन पारिस्थितिकी तंत्रों में यह कहा जाए कि राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक जैव विविधता किस पारिस्थितिकी तंत्र में देखने को मिलती है, तब तो आपको टिक करना है अरावली। ओके सर। आपसे यह कहा जाए कि राजस्थान के अंतर्गत किस पारिस्थितिकी तंत्र में पक्षियों में विविधता देखने को मिलती है, तब आप टिक करेंगे पूर्वी मैदानी भाग। केवलादेव से याद रह जाएगा, केवलादेव को अपन पढ़ के भी आ रहे हैं, इसे पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, पक्षियों की एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ी प्रजनन स्थली भी है। और जब यह पूछा जाए कि जलीय जीवों में विविधता किस पारिस्थितिकी तंत्र में देखने को मिलेगी, तो वो हाड़ौती। और जीरोफाइट्स वनस्पति के रूप में जैव विविधता कहां देखने को मिलेगी, तो मरु पारिस्थितिकी तंत्र। तो मेरे भाइयों इनमें याद क्या करना है, एक तो उस पारिस्थितिकी तंत्र की लोकेशन आपको पता होना चाहिए, जैसे मरु पारिस्थितिकी तंत्र कहां है आपको पता चला कि राजस्थान के उत्तर या उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में है। अरावली कहां है, तो आपको पता चला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में है। इसके अलावा पूर्वी मैदानी पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो कहां है, अरावली के पूर्व में है। और आपका ये जो हाड़ौती है वो कहां है, दक्षिण पूर्व में है। और दूसरी बात भाई साहब, वेजिटेशन का टाइप जरूर पता होना चाहिए। और ये चीजें आपको यहां पे भाई साहब अब पूरी की पूरी आगे मिलने वाली है। आइए देखिए कैसे लगाया हुआ है मैंने। जो मरु पारिस्थितिकी तंत्र था आपका, बताइए वो ये था, बिल्कुल था सर। ये आपका कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र था बेटा, इसको कहेंगे आप मरु पारिस्थितिकी तंत्र। और देखो अब मैंने क्या क्या चीजें बताई, अच्छे से सुनना, आपका एक बार और रिवीजन हो जाएगा, बहुत बढ़िया। इस तंत्र में घोड़ावट, जी गुरु जी, चिंकारा, काले हिरण, बटवट तीतर और मेरे भाइयों कुरंजा आदि जीव पाए जाते हैं। ये रट्टा नहीं मारना है, अभी 33 जिलों के जिला शुभंकर चुटकियों पे याद करवाऊंगा, तो वहां से इजी गोइंग जो इधर की तरफ जिले रहेंगे उनके जीव अपने आप निकल के आ जाएंगे। बात तो सही कह रहे हैं सर। वनस्पति कौन सी मिलेगी, जीरोफाइट्स, जिसके अंतर्गत नागफनी, आक, एलोवेरा। और इसके अलावा मैंने यह बताया था कि इस पारिस्थितिकी तंत्र की जो स्थिति है वो कहां मिलेगी, तो राजस्थान के उत्तरी या मेरे भाइयों उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थिति रहेगी, राजस्थान के उत्तरी या उत्तरी पश्चिमी भाग के अंतर्गत। तो इसे कहेंगे मरु पारिस्थितिकी तंत्र। क्या बोला जाएगा, मरु पारिस्थितिकी तंत्र। सेकंड वाला जो आता है उसे कहते हैं अरावली पारिस्थितिकी तंत्र। और ये कहां देखने को मिलेगा, तो बेटा ये यहां देखने को मिलेगा, इसे आप बोलेंगे अरावली पारिस्थितिकी तंत्र। क्या बोला जाता है, अरावली पारिस्थितिकी तंत्र। और इसमें क्या बातें रहेंगी, सबसे पहली बात ये
राजस्थान में जैव विविधता की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न प्रदेश तंत्र या आपका पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट लाइन है भाई साहब, ये ध्यान रखना कि आपके पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र किसको माना जाता है, तो वो ध्यान रखना अरावली पारिस्थितिकी तंत्र को। उसका बड़ा रीजन है, रटना मत। सबसे ज्यादा जब आप वनस्पति पढ़ के आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा वन आपको उदयपुर और अलवर में मैंने लिखाए हुए हैं। और बताइए उदयपुर और अलवर वाला एरिया इसी में आता है? बिल्कुल आता है सर। सबसे ज्यादा आपने जब देखे थे राष्ट्रीय उद्यान और राज्य अभ्यारण्य तो सबसे ज्यादा अरावली बेल्ट में ही है। और जब राष्ट्रीय उद्यान और राज्य अभ्यारण्य सबसे ज्यादा वहां पे होंगे तो जीव जंतु भी तो ज्यादा होंगे। बात तो सही कह रहे हैं सर। इसीलिए राजस्थान में जैव विविधता की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न प्रदेश या तंत्र माना जाता है कौन? अरावली। दूसरी बात, वन्य जीव कौन कौन से रहेंगे, तो भाई साहब जब आप यहाँ के जिले देख लेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। वेजिटेशन कौन सा रहेगा, तो उपोष्ण सदाबहार। बिल्कुल सर, क्योंकि सिरोही वाला पार्ट इसमें आता है, उपोष्ण सदाबहार। एक उष्ण धौकवन रहेंगे, एक उष्ण शुष्क मानसूनी। ये भी एक अच्छी बात है भाई साहब, इसे भी ध्यान रखना। और मेरे भाइयों इस पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति कहां रहेगी, तो आप क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम से। भाई ये वाला जो एरिया है इधर वाला, ये आप अरावली जो आपकी फैली हुई है राजस्थान में, वो दक्षिण पश्चिम से और किधर की तरफ जा रही है बेटा? उत्तर पूर्व। तो इस पारिस्थितिकी तंत्र की राजस्थान में जो स्थिति मिलेगी वो ध्यान रखना मेरे भाइयों, वो मिलेगी आपको दक्षिण पश्चिम से। और किधर की ओर मिलेगी बेटा? उत्तर पूरब की ओर मिलेगी। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अरावली पारिस्थितिकी तंत्र। इसके बाद आता है पूर्वी मैदान पारिस्थितिकी तंत्र। तो मैं अगर इसको हाड़ौती वाले एरिया को हटा देता हूं, ये हाड़ौती वाले एरिया को अगर हटा देता हूं तो बचा आपका ये मेरे भाइयों, इसे कहेंगे आप पूर्वी मैदान पारिस्थितिकी तंत्र। बिल्कुल सर, ये रहेगा आपका पूर्वी मैदान पारिस्थितिकी तंत्र। ओके सर। अब जो पूर्वी मैदान पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें सबसे पहले तो यह पारिस्थितिकी तंत्र अरावली के किधर है? पूरब में है, पहली बात। इस पारिस्थितिकी तंत्र में उष्ण शुष्क कैसी वनस्पति? मानसूनी वनस्पति, जिसे अपन पतझड़ भी कहते हैं। ओके सर। और इसके अंतर्गत वन्य जीव ये रहेंगे, वो तो वैसे ही याद हो जाएंगे, अभी बेफिक्र रहिए आप। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस तंत्र में पक्षी जैव विविधता अधिक पाई जाती है मेरे भाइयों। इसे इंपॉर्टेंट मान के चलना कि राजस्थान का कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें पक्षी जैव विविधता अधिक देखने को मिलती है, तब आपको आंसर करना है पूर्वी मैदान। और राजस्थान का कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है, तब अरावली करना है। और जब पूछेगा राजस्थान में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें जलीय जीवों में जैव विविधता अधिक देखने को मिलती है, तो वो अगला आएगा बेटा आपका। ये बहुत शानदार मेरे भाइयों, इस प्रकार का एक आपका टाइप या एक पॉइंट चल रहा है जो और बच्चों के इजी गोइंग समझ में नहीं आता। अगर आप थोड़ा सा दिमाग से समझ रहे होंगे और पिछले चैप्टर जो मैंने करा दिए उनका रिवीजन अगर आपका बदस्तूर हो रहा होगा, तो मेरे भाइयों ये इजी गोइंग समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल सर। अब चलते भाई साहब इस जगह पे, ये कहलाएगा आपका क्या? हाड़ौती पारिस्थितिकी तंत्र। हाड़ौती पारिस्थितिकी तंत्र। अब बताइए राजस्थान के किधर हुआ ये? बिल्कुल हुआ सर, दक्षिण पूर्व में। बिल्कुल हुआ, सही कह रहे हैं सर। और दूसरी बात बताइए, इधर से कौन सी नदी निकलेगी ऐसे करके? तो सर इधर से तो आपकी चंबल नदी जाती है। अब बताओ जब ये चंबल नदी जाएगी तो भाई साहब 12मासी नदी है, तो यह जलीय जीवों में जैव विविधता अधिक मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी, सही सही कह रहे हैं सर। अब सुनिए भाई साहब आराम से, यह पारिस्थितिकी तंत्र राजस्थान के किधर मिलेगा? दक्षिण पूर्व में स्थित है। बिल्कुल है सर। दूसरी बात, यहां पे वेजिटेशन जो मिलेगा वो आपने सागवान लिखा है, देख लेना भले। तो इस पारिस्थितिकी तंत्र में उष्ण सागवान बन पाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। तीसरी बात, वन्य जीव कौन से रहेंगे? तो इसमें जलीय जैव विविधता अधिक पाई जाती है। और वन्य जीव के रूप में अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये रहे, बताइए चंबल में घड़ियाल है या नहीं है? बिल्कुल है। मगरमच्छ, गांगे सूस, ऊदबिलाव, सुरखाब, ये सब जला शुभंकर में आ जाएंगे मेरे भाइयों, सब आ जाएंगे। तो इसमें क्या देखा आपने कि ये पारिस्थितिकी तंत्र राजस्थान के दक्षिण पूर्व में है। इसमें जो वेजिटेशन पाया जाता है वो उष्ण सागवान वन है और जलीय जैव विविधता इसमें सबसे अधिक पाई जाती है। अब जल्दी से मेरे को एक बार टाइप करके ये बताओ, कल को आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जीरोफाइट्स वनस्पति में जैव विविधता सर्वाधिक किस में मिलती है, किस पारिस्थितिकी तंत्र में मिलती है? बताइए। जीरोफाइट्स में, जीरोफाइट्स वनस्पति के रूप में सर्वाधिक आपकी जैव विविधता देखने के लिए किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाती है? जीरोफाइट्स वनस्पति के रूप में। तो आप क्या करेंगे? मरु पारिस्थितिकी तंत्र। राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता किस में पाई जाती है? तो आप बताएंगे अरावली पारिस्थितिकी तंत्र।
और राजस्थान में पक्षियों में सर्वाधिक जैव विविधता किसमें पाई जाती है? तो आप बताएंगे पूर्वी मैदान पारिस्थितिकी तंत्र। और राजस्थान में जलीय जीवों में सर्वाधिक जैव विविधता कहां देखने को मिलती है? तो आप बताएंगे हाड़ौती पारिस्थितिकी तंत्र। अब बताइए मेरे को, एक बार मेरे को कमेंट करके ये बताओ, यहां तक मामला फिनिश है? वेरी गुड बेटा, ओके। अब चलते हैं मेरे भाइयों अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट अपना क्या रहने वाला है वो देखिए, वन्य जीव शुभंकर। क्या देखेंगे बेटा? वन्य जीव शुभंकर। और मेरे भाइयों ये कब से घोषित किए गए? तो ये देखिए बेटा, ये आपके मार्च 2016 से घोषित किए गए हैं। ये आपके मार्च 2016 में घोषित किए गए हैं। और मेरे भाइयों ये मार्च 2016 के अंतर्गत जो घोषित किए गए हैं वो पता है किसके द्वारा घोषित किए गए हैं? तो मेरे भाइयों वन विभाग के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? वन विभाग के द्वारा। अब मेरे भाइयों ये अगर आपको याद नहीं होते तो बेफिक्र रहिए, अभी सारे याद करते हैं मेरे भाइयों। क्या? वन्य जीव शुभंकर। कैसे याद करेंगे वो मेरी टेंशन है, आपकी नहीं है। ओके, तो देखिए 2 लिस्टों पे ये मैंने लगाए हुए हैं, बिल्कुल लगाए हुए हैं सर। और यहां से अपन एक पेज बाहर निकालते हैं। ओके सर, निकालिए। और यहां पे एक राजस्थान का मैप लेते हैं जी गुरुजी, और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ओके सर, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस बेल्ट को कवर करेंगे। इस बेल्ट को यहां से लेके यहां तक, इस बेल्ट को कवर करते हैं पहले। ओके सर, और एक बात ध्यान रहे, वन विभाग के द्वारा मार्च 2016 में इनको निर्धारित किया गया है या इनको बनाया गया है जिला शुभंकर के रूप में। तो एक बात ये ध्यान रहे, 2016 की बात चल रही है तो यहां 41 जिले के अकॉर्डिंग लिस्ट नहीं है ये वन विभाग की, ये 33 जिले के अकॉर्डिंग है। कितने जिले के अकॉर्डिंग है? 33। तो जब मैं यहां पे जिले लिखने के लिए जाऊं तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कितने जिले के अकॉर्डिंग चलेगा? 33। जैसे यहां पे है श्री गंगानगर, ठीक है सर। यहां पे आ जाता है हनुमानगढ़, ओके सर। यह है चूरू, यह है झुंझुनू, यह है सीकर, ये आपका जयपुर, ये आपका अलवर, और ये आपका भरतपुर, और ये धौलपुर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। तो बताइए ये तो कौन आया आपके पास? श्री गंगानगर, ओके सर, श्री गंगानगर। सेकंड पे कौन आया आपके पास? हनुमानगढ़। फिर कौन आया बेटा? चूरू आया। फिर कौन आया बेटा? झुंझुनू आया। कौन आया? झुंझुनू आया। झुंझुनू के बाद कौन आया बेटा? सीकर आया, ठीक है सर। सीकर के बाद कौन आया? जयपुर आया। जयपुर के बाद मेरे भाइयों कौन आया? अलवर आया, ओके सर, अलवर आया। अलवर के बाद कौन आया बेटा? भरतपुर आया। और भरतपुर के बाद कौन आया? धौलपुर। तो पहले क्या है, इस बेल्ट को कवर करते हैं। बिल्कुल करते हैं सर, इस वाली बेल्ट को अपन कवर करेंगे। यहां कौन कौन से भाई साहब आपके शुभंकर रहने वाले हैं? तो सबसे पहले बताइए, स्टार्ट करेंगे श्री गंगानगर से। अब बताइए किसी चीज की जब शुरुआत करते हैं तो भगवान का नाम लेके करते हैं। तो यहां पे श्री गंगानगर में श्री आ रहा है, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? जिला शुभंकर पढ़ रहे हैं, तो यहां जीव जंतुओं को प्राथमिकता दी जाएगी। तो श्री गंगानगर में एक बात ध्यान रखना, जब श्री लगाओ आप तो प्लीज भगवान के आगे मत लगाना। श्री गंगानगर में जब अपन जिला शुभंकर पढ़ रहे तो यहां जीव जंतुओं के आगे लगाना है, तो राजस्थान के राज्य पशु के आगे लगाना। तो जब आप श्री गंगानगर में श्री लगाओ, हमें पता है श्री भगवान के आगे लगता है, लेकिन यहां जिला शुभंकर पढ़ रहे हैं तो यहां श्री लगाना है किसके आगे? अपने राज्य पशु के आगे। और अपना राज्य पशु जो है वो कौन है? चिंकारा। कौन है? चिंकारा। तो भाई साहब श्री गंगानगर का जिला शुभंकर क्या रहेगा? चिंकारा रहेगा। ओके, फिर चलते हैं भाई साहब हनुमानगढ़ के अंतर्गत। आपने हनुमान को देखा होगा, रामायण के अंतर्गत देखा होगा। हनुमान आपत्ति के टाइम पे कई बार छोटा हो जाया करता था, कई बार बड़ा। बात तो सही कह रहे हैं सर, जब हमने रामायण देखी थी ना तब हनुमान जी को हमने कई रूपों में देखा। आपत्ति के टाइम पे कई बार छोटा, कई बार बड़ा। अब ये छोटा ज्यादा होता था तो हनुमान जी जो छोटे होते थे उससे ध्यान रखेंगे, छोटा किलकिला। क्या आएगा बेटा? छोटा किलकिला। बात तो सही कह रहे हैं सर। तो हनुमान छोटा बड़ा हो जाया करता था तो छोटा किलकिला आएगा, ये जीव का नाम है। अब चूरू में चलते, तो चूरू के अंतर्गत आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबको पता है ताल छापर अभ्यारण्य आता है। बिल्कुल आता है सर। और ताल छापर अभ्यारण्य जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। बात तो सही कह रहे हैं सर। तो चूरू के अंतर्गत रहेंगे आपके कौन से हिरण बेटा? काले हिरण रहेंगे। कौन से रहेंगे? काले हिरण। अब देखिए झुंझुनू को कैसे याद करेंगे आप? झुंझुनू को याद करने का सिंपल सा तरीका है कि आपके घर के अंतर्गत कोई छोटे बच्चे ने जन्म लिया, हालांकि बच्चा छोटा ही जन्म लेता है, तो आपके घर के अंतर्गत कोई छोटा बच्चा है, उसको खिलाने के लिए आप मान के चलो मार्केट से क्या लेके गए? झुंझुना। क्या लेके गए? झुंझुना लेके गए। लेकिन वो झुंझुना कैसा ले जाना है? काला लेके जाना है। कैसा लेके जाना है? काला। तो आप छोटे बच्चे को खिलाने के लिए अपने घर के अंतर्गत क्या लेके गए? झुंझुना लेके गए, लेकिन कैसा लेके गए? काला। तो भाई साहब यहां पे आएगा काला तीतर। क्या आएगा?
काला तीतर। ओके सर, तो आप झुंझुनू के अंतर्गत क्या रखेंगे बेटा? काला तीतर रखेंगे। ओके सर, काला तीतर। अब सीकर के अंतर्गत मेरे भाइयों आप कैसे निकालेंगे अगला जिला शुभंकर? तो ध्यान रखना, सीकर के अंतर्गत सी से ही निकालेंगे, और सी से निकालेंगे तो क्या आएगा? तो सी से आता है साहिन। क्या आता है? साहिन। नहीं समझ में आया साहिन तो ध्यान रखना, बाज, बाज को कहा जाता है क्या? साहिन। तो सीकर में सी से निकालेंगे तब क्या आएगा? साहिन आएगा। ओके सर, फिर अपन जाएंगे जयपुर, और जयपुर में थोड़ा कैसे याद करेंगे, थोड़ा अटपटे तरीके से याद कराता हूं। जयपुर में आपकी सेटिंग शीतल जो खाएगी क्या? चीतल। ध्यान रखना, जयपुर में आपकी सेटिंग शीतल खाएगी चीतल। वेरी गुड गुरुजी। तो जयपुर के अंतर्गत मेरे भाइयों आपकी क्या सेटिंग रहती है? जिसका नाम है मेरे भाइयों शीतल, और वो खाएगी क्या? चीतल। क्या खाएगी? चीतल। ओके सर, तो आपका जो जयपुर का जिला शुभंकर रहेगा वो इसी प्रकार से याद करना है कि जयपुर में सेटिंग शीतल खाएगी चीतल। ओके डन। अलवर के अंतर्गत कैसे याद करना है? अलवर में जब अंदर देखोगे तो एक शब्द लिखा हुआ है लब। क्या लिखा हुआ है? लब। और लब जो होता है वो दो व्यक्तियों में होता है मेरे भाइयों, तो यहां पे ध्यान रहे, अलवर के अंतर्गत जो लब है वो दो व्यक्तियों में हुआ है, और ये दो व्यक्ति अलवर के अंतर्गत खाने के लिए गए क्या? इडली सांभर। तो अलवर के अंतर्गत से भीतर से निकालेंगे लब, और लब दो व्यक्तियों में होता है, और ये दोनों व्यक्ति घूमने के साथ साथ क्या खा रहे? इडली सांभर। तो भाई साहब सांभर यहां पे लेके आ जाएंगे, इडली को हटा देंगे आप, तो यहां पे रहेगा सांभर। ओके सर। भरतपुर के अंतर्गत आपको पता ही है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में कौन आता है? सर साइबेरियन आता है। बात तो सही कह रहे हैं सर, साइबेरियन आता है। और धौलपुर के अंतर्गत एक ध्यान रखना है बेटा, एक आध को वैसे भी याद रखना है, धौलपुर के अंतर्गत रहेगा पंचीरा, जिसको मेरे भाइयों इंडियन स्क्रीमर भी बोलते हैं, इंडियन स्क्रीमर भी कहा जाता है। तो धौलपुर के अंतर्गत रहेगा पंचीरा। अब देखो बताइए मेरे को, श्री गंगानगर श्री लगाओगे पशु के आगे तो चिंकारा। हनुमान रामायण में छोटा बड़ा हो जाया करता था तो छोटा किलकिला। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। चूरू के अंतर्गत ताल छापर अभ्यारण्य तो कौन आ जाएगा? काले रण आ जाएगा। आप घर पे बच्चे को खिलाने के लिए झुंझुना कैसा लेके गए? सर काला लेके गए तो काला तीतर आ जाएगा। सीकर के अंतर्गत सी से निकालोगे तो साहिन, जिसको बाज कहते हैं। जयपुर में आओगे तो जयपुर में सेटिंग रहती है शीतल खाएगी क्या? चीतल। बिल्कुल सर। और फिर आओगे आप मेरे भाइयों अलवर के अंतर्गत, तो एक लब का जो जोड़ा था वो अलवर में क्या खाने गया? इडली और सांबर। इडली को हटा दीजिए, शेष क्या रह गया? सांबर। और भरतपुर के अंतर्गत आप जानते हैं साइबेरियन क्रेन, और धौलपुर के अंतर्गत ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों पंचीरा, जिसे इंडियन स्क्रीमर भी कहा जाता है। बोलो यहां तक बात बनी? इजी गोइंग बनी? ऐसे सारे जिला शुभंकर एक ही बार में याद हो जाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। तो इस लिस्ट को अपन ने कवर कर लिया। अब अगली लिस्ट पे चलेंगे। आइए अगली लिस्ट आपकी क्या रहने वाली है वो देखो। अब अगली लिस्ट की जब अपन बात करेंगे तो इस वाले एरिया को लेने वाले हैं, अब इस वाले एरिया को कवर करेंगे। ओके सर, तो यहां पे अपन ने धौलपुर कवर कर लिया, अब करेंगे करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, ये भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, इसको कवर करेंगे। ओके सर, तो ये तो है मेरे भाइयों करौली, ये आ जाएगा आपका सवाई माधोपुर, ये आपका आ जाएगा कोटा, ये रहेगा बारा और ये रहेगा झालावाड़। बेटा अगला जिला रहेगा आपका भीलवाड़ा, ये रहेगा आपका चित्तौड़गढ़, ये जिला रहेगा जिसे आप कहेंगे प्रतापगढ़, और ये जिला रहेगा जिसको आप कहेंगे बांसवाड़ा। और यहां पे बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अब बताइए करौली में क्या अंडरलाइन किया है मैंने? कर, और कर मतलब होता है हाथ, और हाथ में पहनते हैं आप घड़ी, तो घड़ियाल। तो करौली में कर, कर मतलब हाथ और हाथ मतलब घड़ियाल, आप ध्यान रखेंगे। तो करौली के अंतर्गत जिला शुभंकर क्या रहने वाला है? घड़ियाल रहने वाला है। सवाई माधोपुर के अंतर्गत में रणथंभौर आपके लिए पढ़ा के आ रहा हूं। राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध था? बाघ के लिए। और मेरे भाइयों कोटा के अंतर्गत अंडरलाइन करेंगे कोट पे। किस पे करेंगे? कोट पे। तो आपने कोट बनाया सर्दियों में पहनने के लिए, किसका? ऐसे बुन के बनाते हैं ना, तो कोट बनाया आपने सर्दियों में पहनने के लिए, क्या? बुन के बनाया। अब बुना किससे जाता है? ऊन से। तो कोट बनाया आपने बुन के ऊन से, और ऊन से मेरे भाइयों क्या निकाल देंगे? कोट बनाया ऊन से, तो ऊन से निकाल देंगे ऊद बिलाव। ऊद बिलाव, गजब सर। और यहां पे 12 से कैसे याद करेंगे जिला शुभंकर? बार बार बुलाती है मगर जाने का नहीं, बार बार बुलाती है मगर जाने का नहीं। अब मगर जाने का नहीं मतलब मगरमच्छ, मगर जाने का नहीं, तो भाई साहब आंसर आ जाएगा मगर मच्छ। ओके सर। झालावाड़ के अंतर्गत एक दुर्ग पड़ता है गागरोन का दुर्ग,
उसी से निकालेंगे मेरे भाइयों गागरोनी तोता, गागरोनी तोता। डन सर। भीलवाड़ा और अजमेर को एक साथ याद करेंगे, इन दोनों को पहले कह रहा हूं, अजमेर और भीलवाड़ा को एक साथ याद करेंगे। तो सर अजमेर में तो है खड़मोर, क्या है? खड़मोर। अजमेर का तो क्या है? खड़मोर। और भीलवाड़ा का है क्या? मोर। इस ग्रुप को एक ही साथ याद करेंगे दोनों को, अजमेर में खड़मोर और भीलवाड़ा में मोर। अजमेर के अंतर्गत रहेगा खड़मोर और भीलवाड़ा में रहेगा मोर। तो भाई साहब भीलवाड़ा के अंतर्गत क्या रहेगा? मोर। और अजमेर में ध्यान रखेंगे खड़मोर। ओके सर। चित्तौड़गढ़ में ची से निकालेंगे ची, चौसिंगा, जिसके आगे दो सिंह और ऐसे दो पीछे होते, तो चित्तौड़गढ़ में ची से निकालेंगे क्या? चौसिंगा। ओके सर। प्रतापगढ़ के अंतर्गत आपके पास सीता माता अभ्यारण्य आता है सर, उसमें पाई जाती है उड़न गिलहरी। तो प्रतापगढ़ के अंतर्गत रहेगा बेटा उड़न गिलहरी, उड़न गिलहरी। और बांसवाड़ा के अंतर्गत क्या करेंगे आप? भाई साहब इधर आदिवासी लोग रहते हैं, तो बांसों को ऐसे काट के आधे में से और पहाड़ी क्षेत्रों से पानी को लेकर आते हैं उसमें, जैसे ये बांस यहां लगाया, एक यहां लगाया, एक यहां लगाया, और नीचे लाके अपनी पीपी में क्या भरते? पानी भरते। पानी को कहते हैं जल। भाई साहब बांसों के थ्रू आपको क्या भरना है? जल। और किस में भरना है? पीपी में। तो भाई साहब जल भरिए ना पीपी में, तो आंसर हो जाएगा जल पीपी। क्या हो जाएगा? जल पीपी। अब बताइए धौलपुर तक अपन पहले आ गए, तो करौली के अंतर्गत कौन से रहेंगे? तो करौली में कहेंगे कर, कर बोले तो हाथ, और हाथ बोले तो घड़ियाल। सवाई माधोपुर के अंतर्गत रणथंभौर, तो आ जाएगा बाघ। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इसके बाद कोटा, कोट बनाया ऊन का, तो ऊद बिलाप। फिर आ जाएगा बारह, बार बार बुलाती है मगर, जाने का नहीं तो मगरमच्छ। झालावाड़ में गागरोन का दुर्ग, तो गागरोनी तोता। भीलवाड़ा और अजमेर को एक साथ याद कराया, अजमेर में खड़मोर तो भीलवाड़ा में मोर। बिल्कुल सर। चित्तौड़गढ़ में ची से खोलेंगे क्या? चौसिंगा। बिल्कुल सर। प्रतापगढ़ के अंतर्गत सीता माता अभ्यारण्य, तो अपने आप आएगा उड़न गिलहरी। और भाई साहब बांसवाड़ा के अंतर्गत मेरे भाइयों जल भरा था आपने पीपी में, तो भाई साहब जल पीपी। चलिए तो यहां तक आपने कवर किया। अब अगला मेरे भाइयों, अभी यहां तक अपन नहीं पहुंचने हैं, अब इससे अगला जो आएगा मेरे भाइयों, अब कौन सा वाला अपन उठाने वाले हैं बेटा? ये कौन सा बेल्ट एक ही बार में अपन कवर करने वाले हैं? आइए अब ये वाला बेल्ट कवर करेंगे, इधर वाला। ओके सर। तो बांसवाड़ा तक आ गए, अब लेंगे डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। ये वाला ग्रुप आप कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत बताइए यहां कौन रहेगा? तो इधर बांसवाड़ा के बाद इधर चलेंगे तो आपका आएगा डूंगरपुर। ठीक है सर। डूंगरपुर के ऊपर कौन रहेगा? तो फिर आएगा उदयपुर। उदयपुर से ऊपर कौन रहेगा? तो ध्यान रखना सिरोही। और सिरोही से ऊपर कौन रहेगा? तो जालौर। और ये कौन है मेरे भाइयों? तो इसे आप कहेंगे बाड़मेर। ये कौन है? तो सर ये है जैसलमेर। और ये कौन है? तो सर ये है बीकानेर। तो इनके जिला शुभंकर क्या रहेंगे? अब ध्यान से फिर सुनो, वैसे याद हो जाएंगे। जी गुरुजी बताइए। डूंगर पे चढ़ने के लिए बेटा हमेशा ध्यान रखना, डूंगर पे चढ़ने के लिए जांघें मजबूत होनी चाहिए। वही व्यक्ति चढ़ पाएगा डूंगर पे जिसकी जांघें मजबूत होंगी, और जांघ मजबूत होंगी तो फिर कौन आ जाएगा? जांगिल। उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूं उदयपुर कब चलोगे? अरे कब चलोगे मतलब आ जाएगा कब्र बिज्जू। क्या आ जाएगा? कब्र बिज्जू। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। तो डूंगर पे चढ़ने के लिए जांघें मजबूत होनी चाहिए, तो जांगिल। उदयपुर कब चलोगे? तो कब्र बिज्जू। और भाई साहब सिर किसका खाओगे? तो आप कहेंगे सर जंगली मुर्गे का। किसका खाओगे? जंगली मुर्गे का। ओके। और भाई साहब यहां पे ध्यान रखेंगे, जाल में पकड़ लिया आपने भालू। जाल में कौन पकड़ा था? भालू। और भाई साहब बाड़मेर में मेर, मेर 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 से निकालेंगे पीछे, मेर से। और मेर से क्या आएगा? मरु लोमड़ी। क्या आएगा? मरु लोमड़ी। और जैसलमेर के अंतर्गत आपको पता था जो जलपट्टी पाई जाती है उसमें आके एक पक्षी बैठता था, और जलपट्टी में आके एक पक्षी बैठा है जिसका नाम है क्या? गौड़ाबड़। और बीकानेर में आगे निकालेंगे बासे। तो बीकानेर में जो बासे निकालेंगे वो रहेगा बटबट तीतर। बिल्कुल राइट। तो भाई साहब डूंगर पे चढ़ने के लिए क्या मजबूत होनी चाहिए? जांघें। तो जांगिल। ओके सर। उदयपुर कब चलोगे? झीलों की नगरी घूमने। तो कब चलोगे मतलब कब्र बिज्जू। ओके सर। सिर खाओगे जंगली मुर्गे का। राइट। जाल में पकड़ लिया भालू। बाड़मेर में मर से मरु लोमड़ी, जैसलमेर में जलपट्टी पे घोड़ाबड़, और बीकानेर में बटबट तीतर। अब रह गए बेटा अंदर वाले। अब रह गए आपके अंदर वाले। तो अंदर वाले कौन से रहेंगे? बाउंड्री वाले मैंने फिनिश कर दिए। जी गुरुजी।
तो अंदर वाले राजस्थान के अंतर्गत जो जिले आते हैं वो कौन कौन से रहेंगे और उनके जिला शुभंकर क्या रहने वाले हैं। तो भाई साहब अंदर वाले देखिए आप जिला शुभंकर जो भी रहेंगे, तो एक तो जिला रह गया अपन पे जोधपुर, जी गुरुजी, एक जिला रह गया बूंदी, एक रह गया टोंक, एक रह गया राजसमंद, एक रह गया अजमेर, एक रह गया नागौर, एक रह गया मेरे भाइयों पाली और एक रह गया दौसा। तो ये कुछ जिले और रह गए, इनके जिला शुभंकर क्या होंगे ये बताना है। अब बताइए नागौर का क्या होगा, तो आप बोलेंगे नागराज। क्या? नागराज। नागौर में बोलेंगे भाई साहब नागराज। अब नाग तो हटा देंगे, शेष बचा राज और पीछे लगा देंगे हंस। तो भाई साहब यहां पे मिलेगा आपका राजहंस। कौन मिलेगा? राजहंस। फिर भाई साहब दौसा में क्या करोगे? अरे तो बोलो ना, दोस्त खाएंगे गोश्त काई का? खरगोश। अरे दोस्त खाएंगे गोश्त किसका? खरगोश। गजब गुरुजी। तो दोस्त खाएंगे गोश्त किसका? खरगोश। तो यहां पे आ जाएगा क्या? खरगोश। अब देखो अगर आप बगैर बाती हंसोगे, अगर बगैर बाती किसी बात पे हंसोगे जो हंसने लायक ही नहीं है, तो हर व्यक्ति टोकेगा। बात तो सही कह रहे सर, अगर बगैर बाती किसी बात पे हंसोगे तो हर कोई टोकेगा। अब हंसोगे तो कौन आएगा? हंस। ओके सर, क्या आ जाएगा? हंस। बूंदी के अंतर्गत भाई साहब बूंदी को जब आप उतारते हो और चाशनी में नहीं डालोगे तो जल्दी से सूख जाएगी। बात तो सही कह रहे हैं सर। तो उसी प्रकार का यहां जीव है जिसका नाम है सुरखाप। राजसमंद में डायरेक्ट याद रखेंगे भेड़िया। क्या याद रखेंगे? भेड़िया। पाली के अंतर्गत याद रखेंगे तेंदुआ। क्या याद रखेंगे? तेंदुआ। जोधपुर के अंतर्गत याद रखना है आपको डायरेक्ट कुरंजा। ओके सर। और अजमेर के अंतर्गत मैं पहले ही बता चुका हूं क्या? खड़मोर। क्या बता चुका हूं? खड़मोर। भीलवाड़ा में मोर, अजमेर में खड़मोर। अब बताइए नागौर के अंतर्गत राजहंस, दौसा के अंतर्गत खरगोश, टोंक बगैर बाती हंसेंगे तो हर कोई टोकेगा हंस, बूंदी उतारने के बाद सूख जाती है सुरखाप, राजसमंद में भेड़िया, पाली में तेंदुआ, जोधपुर में कुरंजा, अजमेर में खड़मोर और नागौर में राजहंस। जल्दी से मेरे को एक बार ये कमेंट करके बताइए ये सारे जिला शुभंकर याद हुए या नहीं हुए। अब इस लिस्ट में मैंने पूरे लिख रखे हैं, देखो अजमेर में खड़मोर, अलवर में सांबर, बारां में मगरमच्छ, बीकानेर में बटबट तीतर, बूंदी में सुरखाप, ये बटबट तीतर है, और बूंदी में सुरखाप, चूरू में काला हिरन, दौसा में खरगोश, सब कुछ लिख रखा है मेरे भाइयों। ओके सर, ये आपके बाकी के जिलों के रहे। जयपुर में देखो सेटिंग शीतल खाएगी चीतल, उदयपुर कब चलोगे? कब्र बिज्जू, श्री लगाओगे किसके आगे? पशु के आगे चिंकारा, राजसमंद भेड़िया, बाड़मेर में मर से क्या आ जाएगा? मरु लोमड़ी। कौन सा है बेटा ये? मरु लोमड़ी। ओके सर। बांसवाड़ा में जल पीपी। बिल्कुल सर, डन है मेरे भाइयों, डन है सर। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ कि यहां तक की बातें आपके समझ में आई या नहीं आई। अब एक दो बार घर पे मेहनत करोगे तो हो जाएगा बेटा। कैसे सर? अरे यार भाई सब श्री गंगानगर में श्री लगाओगे पशु के आगे तो चिंकारा, हनुमान छोटा बड़ा हो जाया करता था, छोटा किलकिला। चूरू के अंतर्गत ताल छापर अभ्यारण्य काले हिरन, झुंझुना ले जाओगे कैसा? काला तीतर। बिल्कुल। सीकर में सी से निकालेंगे साहिब। जयपुर में सेटिंग खाएगी जयपुर में सेटिंग शीतल खाएगी चीतल। बिल्कुल सर। अलवर के अंतर्गत लब का जोड़ा खाने गया, इडली साबर, इडली हटा दीजिए साबर रह गया। भरतपुर के अंतर्गत साइबेरियन क्रेन, धौलपुर में पंचीरा, करौली कर मतलब हाथ और हाथ मतलब घड़ी घड़ियाल, सवाई माधोपुर में रणथंभौर बाग। अरे भाई सब इजी है। कोट बनाया ऊन का ऊदबिलाव, बार बार बुलाती है मगर जाने का नहीं मगरमच्छ। झालावाड़ में गागरोन का दुर्ग, गागरोनी तोता। भीलवाड़ा के अंतर्गत भाई सब क्या बताया था? भीलवाड़ा में मोर, अजमेर में खड़मोर। चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत क्या बताया था? चौसिंगा। प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य, उड़न गिलेरी। बांसवाड़ा में भाई सब जल को लाए थे बांसों के थ्रू और जल को भरा था पीपी में जल पीपी। डूंगर पे चंडे के लिए जांघें मजबूत होनी चाहिए जंगल। उदयपुर कब चलोगे? जिलों की नगरी कब्र बिज्जू। सिर खाओगे किसका? जंगली मुर्गे का। राइट सर। जालोर में जाल में पकड़ लिया भालू। अरे बाड़मेर में मरु लोमड़ी, जैसलमेर में जलपट्टी में बैठा था घोड़ाबड़, बीकानेर में बटबट तीतर। अब अंदर वाले भी याद नहीं होंगे क्या भाई साहब? बिल्कुल हो जाएंगे सर। अरे नागराज, नागराज भाई साहब राजहंस। अब बगैर बाती हंसोगे तो हर कोई टोकेगा, तो टोंक में हंस। बात तो सही कह रहे। बूंदी उतारने के बाद सूख गई सुरखाप। बिल्कुल। राजसमंद भेड़िया, जोधपुर में कुरंजा, पाली के अंतर्गत तेंदुआ, अजमेर के अंतर्गत खड़मोर। राइट सर, राइट सर, राइट। ओके भाई साहब। हाँ, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। सीता खाएगी शीतल खाएगी चीतल, बिल्कुल याद रख सकते हैं। देखो मेरा जो यहां पर मामला है वो केवल इतना सा है कि आपको चीजों को आसान किया जाए। बाकी शिक्षक होने के नाते मेरे भाइयों गलत शब्दावली का प्रयोग यहां तक सोच भी नहीं है भाई साहब इस प्रकार की। बिल्कुल अपन एकदम
अकॉर्डिंग आपको बस चीजें याद कराने के लिए ऐसा किया था। चलिए, तो ये बातें आपको हो गई जी गुरुजी, बिल्कुल हो गई। चलिए सर, अब चलते हैं मेरे भाइयों आगे की तरफ, और आगे की तरफ चलने के बाद यहां पे आता है अपने पास राज्य पशु जिसे कहते हैं चिंकारा, और एक है ऊंट। राज्य पशु दो है अपने पास, चिंकारा और ऊंट। अब सर इसके अंतर्गत अपन देखते हैं सबसे पहले कि सबसे पहली बात तो यह कि चिंकारा सर्वाधिक मिलता कहां पे है आपका, तो ये ध्यान रखना भाई साहब, चिंकारा सबसे ज्यादा मिलेगा राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान। और राष्ट्रीय मरु उद्यान मैंने आपको बताया हुआ है जैसलमेर और बाड़मेर में, बिल्कुल बताया हुआ है राष्ट्रीय मरु उद्यान। और एक मिलता है ये नाहरगढ़, कहां मिलता है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य। तो भाई साहब राष्ट्रीय मरु उद्यान और नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर, ये दो जगह देखने को मिलेगा, ठीक है सर। राज्य पशु का दर्जा भाई साहब इसे कब दिया गया था, आपको यह भी ध्यान रखना है, किसको भाई साहब, चिंकारा को। तो यह भी याद रखना है, राज्य पशु का दर्जा है 1981 में। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है चिंकारा का, तो ध्यान रखना भाई साहब, गजेला गजेला। क्या है मेरे भाइयों, गजेला गजेला है। किसका बेटा, चिंकारा का वैज्ञानिक नाम रहेगा क्या, गजेला गजेला। और मेरे भाइयों विशेष क्या है, तो ध्यान रखेंगे चिंकारा को राज्य पशु वन्यजीव श्रेणी का माना जाता है। तो चिंकारा को जो राज्य पशु है मेरे भाइयों, वो भी ध्यान रखना, ये वन्यजीव श्रेणी में राज्य पशु माना जाता है, ना कि पशुधन श्रेणी में। अब सर ये क्या होता है, तो वन्यजीव श्रेणी का मतलब है जिनका आवास मेरे भाइयों जंगल के अंतर्गत होता है। तो कल को ये पूछा जाए वन्य जीव श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु क्या रहेगा, तो ध्यान रखना चिंकारा रहेगा। तो ये सर्वाधिक मिलेगा राष्ट्रीय मरु उद्यान में। ओके सर, राज्य पशु का दर्जा 1981 में, वैज्ञानिक नाम रहेगा गजेला गजेला, और विशेष चिंकारा को राज्य पशु वन्य जीव श्रेणी का माना जाता है। तो ये राजस्थान का जो राज्य पशु माना जाता है वो वन्य जीव श्रेणी का माना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और एक बात ये ध्यान रखेंगे कि ये राजस्थान के अंतर्गत जो पाया जाता है वो एंटीलोप प्रजाति का पाया जाता है। कौन सी प्रजाति का, एंटीलोप प्रजाति का पाया जाता है। कौन सा मेरे भाइयों, आपका चिंकारा। तो ये चीजें आपको अपने राज्य पशु चिंकारा के बारे में याद रखनी है मेरे भाइयों। ओके, डन डन सर। फिर चलते हैं मेरे भाइयों अगले पर, और अगला आता है आपका राज्य पशु जिसको आप क्या कहते हैं सर, ऊंट। तो इसके बारे में भी देखेंगे जी गुरु जी। सर्वाधिक कहां पे देखने को मिलते हैं ऊंट, तो ध्यान रखना ये सबसे ज्यादा है आपके जैसलमेर में। दूसरी बात, इसे राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया, तो इसे दिया गया 30 जून 2014 को। कब दिया गया, 30 जून 2014 को। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है ऊंट का, तो मेरे भाइयों इसका वैज्ञानिक नाम रहेगा कैमेलस ड्रोमेडेरियस। कैमेलस और मेरे भाइयों ड्रोमेडेरियस, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। आपको ये टफ वर्ड याद नहीं करना है, बस आपको ऐसे याद रखना है। ऊंट को आप शुरू से ही कहते आए हो कैमल, तो बस वो कैमल वर्ड ही याद रखना है। ऑप्शन के अंतर्गत आएगा तब वहां पे देख लेंगे कैमल से मिला हुआ वर्ड है आपका कैमेलस, तो आप राइट कर देंगे। तो कुछ चीजों को थोड़ा दिमाग लगा के भी याद किया करो, कि उनको रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। तो ऊंट का जो वैज्ञानिक नाम है वो कैमेलस ड्रोमेडेरियस है, लेकिन आप कैमल ही याद रखेंगे। ओके सर। ऊंट संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया, तो ये लगातार कम होते जा रहे हैं, तो इनको भाई साहब मृत्यु को रोकने के लिए या इनको संरक्षण प्रदान करने के लिए 2014 में बना है ऊंट संरक्षण अधिनियम। और विशेष क्या है, तो ध्यान रखना राजस्थान का, या राजस्थान ऊंट को राजस्थान में पशुधन श्रेणी में मेरे भाइयों राज्य पशु घोषित किया गया है। पशुधन श्रेणी में राज्य पशु घोषित किया गया है। तो बेटा वन्यजीव श्रेणी में राज्य पशु है आपका चिंकारा, ये ध्यान रखना। और पशुधन श्रेणी में जिनको अपन घर पे पाल सकते हैं, जिनसे अपन कार्य करवा सकते हैं, तो वो आते हैं पशुधन श्रेणी में। जी गुरु जी। तो ये आपके पशुधन श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु रहेगा, जबकि वो वन्यजीव श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु है, ये ध्यान रखना है। और एक आपने बचपन में पढ़ा होगा, ऊंट जो है इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि इसके जो पैर होते हैं वो स्पंज की तरह होते हैं, तो मिट्टी में जल्दी से धंसते नहीं है, तो ये काफी तीव्र गति से मिट्टी में दौड़ता है, इसलिए इसे कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। तो यहां पे ये भी ध्यान रखेंगे सर्वाधिक कहां रहेगा, जैसलमेर में। राज्य पशु का दर्जा रहेगा 30 जून 2014 में। वैज्ञानिक नाम रहेगा कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ऊंट संरक्षण अधिनियम बना आपका 2014 के अंतर्गत।
विशेष ऊंट को राजस्थान में पशुधन श्रेणी में राज्य पशु घोषित किया गया है। और ऊंट को रेगिस्तान का क्या कहेंगे सर? झाज कहेंगे। बोलो यहां तक बातें समझ में आई? बिल्कुल आई सर। ओके मेरे भाइयों, ओके। फिर चलते एक नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट है मेरे भाइयों आपका राज्य पक्षी, जिसको आप कहेंगे क्या? गौड़ाबड़। अब सर ये गौड़ाबड़ आपका सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है? तो पहली बात तो आप सर्वाधिक की बात करते हैं तो ध्यान रखना ये सबसे ज्यादा रहेगा आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान। ठीक है सर, राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंतर्गत। इसके अलावा सोरसन 12, जी गुरुजी, सोरसन 12। इसके अलावा साखलिया, साखलिया अजमेर, साखलिया अजमेर। तो ये जो आपका है मेरे भाइयों कौन? भाई साहब गौड़ाबड़। ये सबसे ज्यादा राष्ट्रीय मरु उद्यान, सोरसन 12 और साखलिया अजमेर। इसे राज्य पक्षी का दर्जा कब है? तो इसे भी राज्य पक्षी का दर्जा कब है? 1981 में। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है गौड़ाबड़ का? तो इसका ध्यान रखना थोड़ा सा, आरडियोटिस, आरडियोटिस नाइग्रीसेप्स, आरडियोटिस नाइग्रीसेप्स। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम रहेगा बेटा वो ये रहेगा आरडियोटिस नाइग्रीसेप्स। कई जगह क्रामोटिस नाइग्रीसेप्स भी लिखा हुआ मिलता है, तो आप कोई सा भी याद रख लेना, बस पीछे का वर्ड ध्यान रखना क्या आएगा? नाइग्रीसेप्स। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम रहेगा आपके गौड़ाबड़ का वो रहेगा आरडियोटिस नाइग्रीसेप्स। ओके सर। गौड़ाबड़ संरक्षण अधिनियम कब बना? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे 2014 के अंतर्गत बना। और मेरे भाइयों विशेष क्या है? तो वर्तमान के अंतर्गत इनकी लगातार संख्या कम हो रही है मेरे भाइयों। एक तरीके से शंकाग्रस्त आप इसे प्रजाति मान सकते हैं। उसको बचाने के लिए विशेष में ध्यान रखेंगे हमने क्या किया है? गौड़ाबड़, गौड़ाबड़ का कृत्रिम प्रजनन केंद्र, गौड़ाबड़ का कृत्रिम प्रजनन केंद्र हमने 2-3 जगह स्थापित कर दिए हैं। एक हमने किया रामदेवरा, रामदेवरा जैसलमेर के अंतर्गत। ठीक है सर, रामदेवरा जैसलमेर। एक हमने मेरे भाइयों जोधपुर के अंतर्गत किया है, और एक हमने सोरसन, और सोरसन पड़ता है कहां पे? 12 के अंतर्गत। यहां पे भी इनके कृत्रिम प्रजनन केंद्र बना दिए गए हैं। तो मेरे भाइयों क्या है कि अब इनको थोड़ा सा संरक्षण प्रदान करने लगे हैं, और कुछ दिन पहले की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इनकी संख्या में लगातार क्या हो रही है? वृद्धि। गौड़ाबड़ इतना ज्यादा मृत्यु इसकी हुई क्यों? उसके पीछे कई रीजन है। एक तो बेटा गौड़ाबड़ की जो शरण स्थली आप पढ़ते हो वो पढ़ते हो सेवड़ घास। बिल्कुल सर। तो ये घास के अंतर्गत अपने अंडे देता है, तो कई बार इनके अंडों को जो रेंगने वाले आपके जीव होते हैं जैसे सर्प हुए वो खा जाते हैं। कई बार अपन उस घास को पशुओं के लिए काटने के लिए जाते हैं तो कई बार अपने पैरों से फूट जाते हैं। और दूसरी बात ये मेरे भाइयों कि जब ये भारी भरकम वाला ये आपका जानवर होता है, जब उड़ता है तो आपके मरुस्थलीय क्षेत्र में काफी मेरे भाइयों आपके सौर ऊर्जा के प्लांट, पवन ऊर्जा के प्लांट लगे हुए, तो उनके कई प्रकार के आपकी केबल डली हुई है या वायर फैले हुए हैं, तो उनसे भी ये चिपक के इनकी मृत्यु हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे रीजन रहे हैं जिसकी वजह से ये लगातार कम हुआ है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा राष्ट्रीय मरु उद्यान सोरसन 12 और साखलिया अजमेर में। राज्य पक्षी का दर्जा रहेगा 1981। वैज्ञानिक नाम रहेगा आरडियोटिस नाइग्रीसेप्स। गौड़ाबड़ संरक्षण अधिनियम 2014 के अंतर्गत बनाया गया। विशेष गौड़ाबड़ का कृत्रिम प्रजनन केंद्र रामदेवरा जैसलमेर में है, जोधपुर में है और सोरसन 12 के अंतर्गत बनाया गया है, जिससे इनकी संख्या में क्या हो सके? वृद्धि हो सके। अब मेरे भाइयों आपको मालूम है कि अपन ने जो पॉइंट किए हैं, जी गुरु जी, अपन ने जो पॉइंट किए हैं बेटा, ओके सर, इसमें से सबसे पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट बात मेरे भाइयों कि अपना जो चल रहा था, ये वाला टॉपिक चल रहा था मेरे भाइयों, राजस्थान में वन्य जीवन। बताइए, मैंने सबसे पहले ये आपको वन्य जीवन ये सारे पॉइंट करा दिए थे जो अपने पास बने हुए थे, बचे हुए थे वो, और ये थे जैव विविधता। आज हो गया? बिल्कुल हो गया सर जैव विविधता। वन्य जीव शुभंकर हो गए? बिल्कुल हो गए सर। आपके राज्य पशु हो गए? बिल्कुल हो गए सर। और राज्य पक्षी गौड़ाबड़ हो गया सर। तो भाई साहब इस वाले टॉपिक में मैंने आपको टोटल कराए 15 पॉइंट। इसे कहते हैं राजस्थान का वन्य जीवन, ना कि ये राजस्थान की वनस्पति का भाग है। ध्यान रखना, वनस्पति के अंतर्गत तो वनों का वर्गीकरण, ISFR रिपोर्ट और राजस्थान प्रशासनिक प्रतिवेदन रिपोर्ट और प्रमुख वृक्ष और प्रमुख घास और वनों से संबंधित बनाए गए अधिनियम और दिवस वहां पे आते हैं। बाकी ये वन्य जीवन वाला टॉपिक था जिसमें आपको 15 पॉइंट यहां पे क्लियरिटी के साथ कराए। तो मेरे भाइयों आज ये जो क्लास रही है इसके अंतर्गत अपन ने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब जो अपना अगला टॉपिक रहेगा मेरे भाइयों, वो अगला टॉपिक अब अपन आर्थिक भूगोल में बढ़ना चाहते हैं।
और आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जैसे ही अपन प्रवेश करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि कुछ बच्चों का डाउनफॉल जरूर होगा, ऐसी मुझे उम्मीद लग रही है, क्योंकि अब ओरिजिनल ज्योग्राफी अब चालू होगी इसके बाद भाई साहब। और वो ज्योग्राफी के अंतर्गत अगर आपने पूरी शिद्दत और ईमानदारी और मेहनत से इस वीडियोज को देख लिया भाई साहब, जो भी आने वाली वीडियोज होंगी, जो भी आने वाले चैप्टर होंगे, तो मैं सच कह रहा हूं आपसे, क्वेश्चन आपके उन चैप्टरों में से ज्यादा सही करने की ताकत आपकी बढ़ जाएगी। तो इसलिए मेरे भाइयों कल से एक नया टॉपिक अपन प्रारंभ करेंगे और वो रहेगा कृषि। क्या रहेगा? कृषि। फिर अपन पढ़ेंगे मृदा, फिर आएगा उद्योग, फिर आएगा खनिज, फिर मेरे भाइयों पर्यटन, फिर परिवहन, फिर जनगणना, पशुगणना, ऐसे ऐसे कंप्लीट करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी को। आप बेफिक्र रहिए। तो पहले तो मुझे ये कमेंट करके बताएं, ये टॉपिक आज यहां समाप्त हो चुका है, कि भाई साहब राजस्थान का वन्य जीवन आपको कैसे समझ में आया, या अब मैंने सारे पॉइंट अलग अलग करके आपको पढ़ाए हैं तो कोई कंफ्यूज तो नहीं है। पहले एक बार कमेंट करके आप बताएं, फिर सेशन को बाद में बंद करेंगे, पहले कमेंट करके आप बताएं कि आपके कितने समझ में आई ये चीजें बेटा। बहुत बढ़िया बेटा, चलिए बहुत अच्छी बात है। और मेरे भाइयों अपने राजस्थान परिवार के द्वारा और आपके लक्ष्य क्लासेज के द्वारा मेरे भाइयों राजस्थान परिवार के जितने भी विद्यार्थी हैं मेरे भाइयों, बहुत बहुत स्वागत सम्मान है आपका कि आप इतनी सुबह मॉर्निंग के अंतर्गत खड़े होकर और ये क्लास के लिए तत्पर रहते हो। तो मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है मेरे भाइयों। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मेरे भाइयों। अब सुनिए, लक्ष्य परिवार के द्वारा एक पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है जिसमें विगत परीक्षाओं के पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप इसका फायदा लेना चाहते हैं तो नजदीकी बुक स्टोर से जाके इसे आप परचेज कर सकते हैं। मेरी बुक कुछ दिन में आने वाली है, राजस्थान का भूगोल, इसे मत परचेज करना, अगर पुरानी है, नई अपन परचेज करेंगे। बाकी इन सभी बुकों को आप देख सकते हैं मेरे भाइयों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाइयों का जो इतनी जल्दी सुबह सेशन आके लेते हो। और दूसरी बात ये कि लक्ष्य परिवार कितनी मेहनत करता है वो आपने देख ही लिया है। सारे टीचर यहाँ के कमाल के हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं। अगर भाई साहब लगता है कि वास्तव में लक्ष्य परिवार के साथ जुड़कर हमारा भला हो सकता है, हमारी पढ़ाई और सुदृढ़ और मजबूत बन सकती है, तो भाई साहब स्वागत है आपका इस परिवार के अंतर्गत। पीछे दिए गए QR कोड को स्कैन करें और लक्ष्य परिवार का हिस्सा बने। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन मिलेंगे कल सुबह मॉर्निंग के अंतर्गत। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय माता दी, जय हिंद, जय जवाहर। ऑल दी बेस्ट, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय श्री राम।